पैथोलॉजी में नहीं रहा। प्रियंका वाड्रा इन दिनों बहुत एक्टिव है उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुझे कोई फर्क नजर नहीं है। क्या आपको लगता है कि सियासत में हिंदुत्व कांग्रेस की भी अब मजबूरी बन गई? कुछ भगवान पे भी छोड़ दीजिए कि कौन किसकी आस्था सही है, किसकी आस्था सही नहीं है। देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिसके पास आज ना नेता है और ना नीति है और ना सोच है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। देश की राजनीति जिस करवट में जा रही है उस पर बातचीत और बहुत ही स्पष्ट बातचीत करना बेहद बेहद आवश्यक है। तो इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दोनों ही पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं सलमान खुर्शीद साहब भी और गौरव भाटिया जी भी। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और खुर्शीद साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं। तो आप दोनों का स्वागत है इस सत्र में। सबसे पहले गौरव भाटिया, आरोप आप पर है और आरोप यह है कि आप लोग सांप्रदायिक राजनीति की जननी है, यानी इस देश में ध्रुवीकरण सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक में खड़ी करी, 2014 आते आते मुखर कर दी और 2019 में तो विदाउट एनी डाउट आपने इस पर पूरा चुनाव लड़ डाला। सबसे पहले तो अमीश जी, मैं आपको बताऊं कि जब मैं विभिन्न प्रांतों में जाता हूं तो हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी तो भारतीय की है, लेकिन हर कोई कहता है इस प्रदेश की जय हो। आज मैं उस भूमि में हूं जो उत्तर प्रदेश कहलाता है और जो उत्तम प्रदेश बन रहा है, तो जय उत्तर प्रदेश की सबसे पहले। और ये वो लखनऊ है जिसने मनोज पांडे जी जैसे, और मैं लखनऊ का ही निवासी रहा हूं, पढ़ा यही हूं, बड़ा यही हुआ हूं, तो अपनी नफासत के लिए जाना जाता है, अपनी भाषा के लिए जाना जाता है और अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। आपने जो मुझसे प्रश्न किया, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनको यह कहते हुए सुना लाल किले की प्राचीर से कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। और यह गर्व है मुझे कि श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं 7 साल से, और एक बार भी उन्होंने आज तक भेदभाव नहीं किया है कि गैस का सिलेंडर उज्ज्वला में हिंदू के घर जाएगा कि मुसलमान के घर जाएगा। पर वो सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया है, किसी के घर भी जाएगा। आपने धार्मिक बात करी। दूसरी बात, आप मुझे बताइए किसी में हिम्मत थी? शाहबानो का जजमेंट आया, पलट दिया गया क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी। जी, और ये नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति है कि ट्रिपल तलाक को एक अपराध बना के जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनको उनका सम्मान दिलाया। ये धार्मिक राजनीति नहीं होती, ये संविधान के तहत राजनीति करना होता। खुर्शीद साहब, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबको एक नजर से देखते हैं और विपक्ष जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। कांग्रेस में भी पिछले 2-3 साल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गुजरात के चुनावों से हमने वो बदलाव देखा। राहुल गांधी वहां पे शिव भक्त हो गए, प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय यूपी की इंचार्ज है, वो भी मंदिर मंदिर जा रही है। क्या आपको लगता है कि सियासत में हिंदुत्व कांग्रेस की भी अब मजबूरी बन गई है? देखिए, पहले एक बात मैं स्पष्ट करूं जी कि अगर मुझे मस्जिद जाने का अधिकार है, जो कि है जी, नमाज पढ़ने का अधिकार है, और मेरे लोग, मेरी बिरादरी के लोग, मेरे दोस्त, मेरे साथी ये समझते हैं कि अगर मैं ये करता हूं तो मैं सही हूं, कि सिर्फ पैसा कमाना, राजनीति करना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का। तो ये कैसे कहा जाए, कैसे कहा जा सकता है कि अगर कोई हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, किसी पार्टी में क्यों ना हो, तो वो मंदिर जाता है तो वो दिखावा कर रहा है? क्या उसका अधिकार नहीं है मंदिर जाने का? ये बात कैसे इस देश में उठ रही है कि एक मंदिर जाए तो अच्छी बात है, दूसरा मंदिर जाए तो अच्छी बात नहीं है।
एक नमाज पढ़े तो अच्छी बात है, दूसरा नमाज पढ़े तो अच्छी बात नहीं है। अरे जो मंदिर जाता है इस देश में, मैं तो ये कहता हूं कि हम एक दूसरे के मजहब से जुड़ें, ताकि कभी मैं भी मंदिर जाऊं, कभी तुम भी मस्जिद आओ। मैं तो ये कहता हूं। तो ये किस बात का झगड़ा यहां है कि कोई मंदिर जाता है? मैं कहता हूं कुछ भगवान पे भी छोड़ दीजिए, सारे निर्णय हम ले लें और ये ले लें कि कौन किसकी आस्था सही है, किसकी आस्था सही नहीं है। जी। भगवान पे भी तो छोड़ दीजिए, भगवान किसी की आस्था मानता है नहीं मानता, उस पे भी छोड़ दीजिए। खुशी साहब, मैं कुछ फैक्ट्स को कोट करना चाहता हूं। इनकलाब अखबार है, उर्दू का बड़ा अखबार है, उसमें खबर छपी कि राहुल गांधी ने जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी मीटिंग में बोला, हां कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन गुजरात के चुनावों में बोला गया कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, फिर बोला गया शिव भक्त है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स, जिसे हम कहते हैं कि मौका देखकर खेल खेलना, वो भी एक्सपोज हो रहा है धीरे धीरे? देखिए, दो बातें हैं। अगर एक्सपोज हो रहा है तो हो रहा है, डेमोक्रेसी में हर चीज होती है। जो कोई अच्छी बात मानी जाती है तो उसका स्वागत होता है, किसी बात को फरेबी माना जाता है तो उसको ठुकरा दिया जाता है। लेकिन जो आपने बात पूछी, जो आपने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के संदर्भ में बात कही, वो अखबार में निकला होगा। मैं वहां था, मैं उन लोगों को ले गया था, और वहां पर ऐसा राहुल गांधी जी ने नहीं कहा। बहुत कुछ बड़ी अच्छी बातें कही। क्या कहा था? मैं बताता हूं क्या कहा जी। वहां पर एक साहब ने कहा कि राहुल जी आप ये अब आप भूल जाइए। वो खुद मुसलमान है, मुसलमान की हैसियत से वहां गए हैं और कह रहे हैं कि राहुल जी अब आप ये छोड़ दीजिए, ये मुसलमान की बात मत करिए, आइए कुछ और बात करें। तो राहुल जी ने सिर्फ ये कहा कि आप डरते हो क्या? आप डरते हो? मुसलमान हो तो मानो कि मुसलमान हो, हिंदू हैं तो मानिए कि हम हिंदू हैं। गौरव, सलमान खुर्शीद साहब ने बात कही कि देश तो सबको साथ लेके चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन फिर जब भी चुनाव आता है, अब बंगाल का चुनाव है, तो अब आप लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हिंदुत्व विरोधी है, जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए सलमान जी, क्योंकि विधिक ज्ञाता है, मैं इतना ही कहूंगा कि देश को संविधान दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों ने दिया, और सीए का कानून पारित होता है। शाहीन बाग में एक प्रदर्शन होता है, सर्वोच्च न्यायालय 3 बातें बड़ी कहता है। पहली बात, हिंसा नहीं हो सकती। दूसरी बात, आप किसी भी सार्वजनिक रोड को बंद नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात, डेजिग्नेटेड साइट्स पे ही होगा। कांग्रेस के तमाम नेता वहां गए, शायद सलमान जी भी गए हों। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या देश का कानून गली मोहल्ले पार्क में बनेगा या सर्वोच्च न्यायालय उसको तय करेगा कि संवैधानिक है कि नहीं, और संसद तय करेगी? दूसरी बात, यह क्यों होता है मैं आपको बताऊं। अब्बास सिद्दीकी, देखिए कांग्रेस वो पार्टी है जिसके पास आज ना नेता है और ना नीति है और ना सोच है। अब्बास सिद्दीकी वो व्यक्ति है, और सलमान जी यहां बैठे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी बात से सहमत होंगे। अब्बास सिद्दीकी, उसने कहा ये कोविड आया, या अल्लाह 50 करोड़ हिंदू मरेंगे, कबूल करो हमारी दुआ। अगर अब्बास सिद्दीकी कोई पुजारी भी होता और वो कहता ना मेरे देश के 20 करोड़ मुसलमान मर जाएंगे, लानत है ऐसे मौलाना पे या पुजारी पे जो एक धर्म के लोगों के लिए कहे कि वो मर जाएंगे क्योंकि वो पहले भारतीय हैं। और ये चीज हमें सीखनी होगी जो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाई है। तीसरी बात, हम लोग कहते हैं कि जो बाहरी है, जो घुसपैठिया, उसे बाहर फेंक देंगे। वो नागरिक नहीं है देश का, कानून के पालन करते हुए बाहर फेंक देंगे। अभी आपने आईएसएफ की बात करी, उसी पे रहते हैं। अब्बास सिद्दीकी की मैं चाहता हूं खुर्शीद साहब उस पर बोले भी। मैं ये बात पूरी कर दूं, दोनों का आप उत्तर ले लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उठा रहा हूं। जी, आप मुझे ये बताइए, रोहिंग्या बाहर से आते हैं, वो गैर नागरिक हैं, घुसपैठिए हैं, उनको बाहर भेजना कानून हमारा कहता है। और जो नागरिक हैं हम लोग, जब वहां जाएं तो कहा जाए आप बाहरी हैं। अपने देश की भूमि पे मैं बाहरी कैसे हो सकता हूं? और मैं यहां बैठा कह सकता हूं, अगर कंकड़ भी उछल के आएगा, पत्थर तो छोड़ दीजिए सलमान खुर्शीद जी पे, तो अपनी जान दे देंगे हम भाजपाई, जिनको आप दुश्मन समझते हैं, विरोधी नहीं। इस सोच को कांग्रेस को बदलना हो। खुर्शीद साहब,
अब्बास सिद्दीकी की बात करी गौरव भाटिया ने, और आपकी पार्टी में भी आईएसएफ के साथ जो गठबंधन हुआ है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ जो गठबंधन हुआ है बंगाल में, उसको लेकर काफी विरोध की आवाजें उठ रही हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक तरफ तो बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, यानी सबको साथ लेके चलना चाहिए, दूसरी तरफ एक कट्टरपंथी पार्टी के साथ समझौता करते हैं बंगाल का चुनाव में, क्योंकि वहां पे 30% मुसलमान है, उस वोट बैंक को पाने के लिए? देखिए, हर परिप्रेक्ष्य में जो फैसला होता है उसको समझाने की आवश्यकता होती है, और मैं मानता हूं कि कोई भी निर्णय हम लें, और हम अकेले नहीं, जब ये निर्णय ये लेते हैं तो कोई ना कोई उचित सवाल उठता है और उसका जवाब देना चाहिए। अब मैं दे सकता हूं जवाब, यहां ट्रिपल तलाक का मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन फिर ये लेक्चर हो जाएगा ट्रिपल तलाक पे। मैंने पूरी किताब लिखी है, वो आप पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि ट्रिपल तलाक में क्या हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि समस्या ट्रिपल तलाक की नहीं है, कोई ट्रिपल तलाक नहीं चाहता है। समस्या है तलाक होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, कि 20 साल नाक रगड़ रगड़ के किसी को अपने संबंध समाप्त करने चाहिए या तलाक की व्यवस्था को इस्तेमाल करना चाहिए। ये दो अलग विषय हैं। इस विषय पर कानून क्या कहता है और हम क्या समझते हैं। तलाक तो बाकी धर्मों में भी होते ही है, किसी धर्म में नहीं है। नहीं, तलाक कानून से लिया जाता है। बात सुनिए, हिंदू में भी तलाक होते हैं, क्रिश्चियन में भी होते हैं, पारसियों में भी होते हैं, जैन में भी होते हैं। हिंदू धर्म में तलाक नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के रिफॉर्म के बाद पर भारत के संविधान में तलाक है। अरे तलाक है, लेकिन आप प्लीज पता कर लीजिए, 20-20 साल तक तलाक नहीं मिलती है। अगर तलाक सही है तो रखिए, सही नहीं है तो मत रखिए, लेकिन वो तो अलग बात है ना। लेकिन ये सिर्फ झंडा दिखा के कि हमने तलाक खत्म कर दी है, उससे काम नहीं चलेगा। इस पर संजीदगी के साथ हम लोग इस पर बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है कि हम सहमत हो, ऐसा हो भी सकता है कि हम सहमत ना हो। सवाल इस बात का आता है कि कहां पर आप ये फैसला करते हैं कि किसको आप डाइल्यूट करें। लोग हैं, कोई आक्रोश में होता है, हम ये कहें कि इससे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आक्रोश में है, हम बात नहीं करेंगे, या उसको समझाकर बुझाकर ठंडा करके उससे बात की जाए, तो आप पर ये इल्जाम लगेगा कि आप तो यार बदतमीज लोगों से बात करते हैं। लेकिन रोहिंग्या का मैं बता दूं, रोहिंग्या हो या कोई और हो, हम पूरे विश्व में ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से माने जाते हैं कि हमारा उदार मन है और भारत ने हमेशा लोगों को रिसीव किया है। अपने ऊपर खतरा लेकर तो लोगों को रिसीव नहीं कर लेकिन सकते। अगर खतरा है तो अगर अपने आप से भी खतरा है तो उसको दूर करो, अपने आप से भी खतरा है तो उसको दूर करो। ये मत कहो कि बाहर का है तो इसलिए उससे खतरा है, लेकिन बाहर का आना चाहिए ना आना चाहिए, इस पे अलग बात हो सकती है। रोहिंग्या को म्यांमार जगह नहीं दे रहा, चाइना जगह नहीं दे रहा, बांग्लादेश जगह नहीं दे रहा। मान गया, हमारा मैं मान गया थोड़ी है, तो मैं मान गया। हमने चाइना के यहां से तिब्बती लोग यहां आए हैं, उनको हमने जगह दी है, उनको भी बाहर कर दें, उन्हें भी बाहर कर दें। क्या हम दलाई लामा से कहें कि आप जाएं? नहीं, दलाई लामा देश के लिए खतरा नहीं है ना। नहीं, खतरा नहीं, तो फिर ये कहिए कि बाहर और अंदर की बात नहीं है, सिर्फ खतरे की बात है। अगर मैं खतरा हूं तो मुझे भी फांसी दे दीजिए, लेकिन ये मत कहिए क्योंकि तुम बाहर की हो इसलिए खतरनाक हो। लेकिन बाहर वाला अगर आकर हमारे घर में एक मुसीबत क्रिएट करता है तो बाहर वाला ना आए, लेकिन किसको कहां कब कैसे वापस करना है वो सोचना चाहिए। अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे जो दीवारें बना रहे थे मेक्सिको के सामने कि कोई ना आ सके मेक्सिको से। नए राष्ट्रपति आए, उन्होंने वो दीवार खत्म कर दी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये नया राष्ट्रपति जो है देशद्रोही है, ये नहीं कहा। ये तो गौरव भाटिया इसका बेहतर जवाब देंगे। गौरव जी, सबसे पहले सलमान जी मंत्री रहे, देश ने उनको बहुत सम्मान दिया है, प्यार दिया है। मैं समझता हूं जब आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव थे 2012 में, संविधान के आप जाता है और ये तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति कांग्रेस सिखाती है। एक वक्तव्य था कि मुसलमानों को 9% आरक्षण देंगे। हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन यह कहा गया। आपने राहुल गांधी के वक्तव्य को बताया कि हम एक मुस्लिम पार्टी है। मुझे इससे आपत्ति है, इसलिए नहीं कि मुझे मुस्लिमों से दिक्कत है, मुझे इसलिए इससे आपत्ति है कि हमारा संविधान कहता है सब बराबर हैं
और वो तार-तार होता है। और तीसरी बात, मुझे यह भी याद है कि सोनिया गांधी के बहुत बड़े एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि बाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे गए तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। इंस्पेक्टर शर्मा के लिए नहीं थे जिसने शहादत दी, लेकिन आंसू थे आतंकवादियों के। मालूम है क्यों? क्योंकि आतंकवादियों का भी धर्म ढूंढ लिया जाता है अमीर जी, और इसीलिए ये जो सांप्रदायिक राजनीति है इसका खात्मा करना आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस राह पे चल रही है, अटल, और कोई उसे झुका नहीं सकता। सलमान खुर्शीद साहब, बीजेपी का आरोप है कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो कांग्रेस ने ही करना सिखाया, आतंकवादियों का धर्म ढूंढा, बाटला हाउस पे बयान दिया, और उसके अलावा भी याकूब मेमन की बारी जो कुछ हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, आईएसएफ के साथ समझौता भी वही है। इसमें एक बुनियादी प्रॉब्लम है, इसलिए कि ये माना जाता है कि कोई फायदा है तुष्टीकरण में। तो कांग्रेस पार्टी की जो आज जो व्यवस्था है, उससे तो नहीं लगता है कि तुष्टीकरण से फायदा होता है। जिसकी व्यवस्था इस वक्त बड़ी मजबूत है वो जवाब दे कि तुष्टीकरण का फायदा होता है कि नहीं होता है। तुष्टीकरण से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं किसी के लिए सच्ची बात कहनी है तो वो तुष्टीकरण के नकाब के अंदर बंद नहीं करना चाहिए। अब मैं इतनी बात बता दूं कि मैंने इनसे कभी नहीं पूछा कि राहुल गांधी जी के पिताजी का जब देहांत हुआ था, जब उनको असैसिनेट किया गया था, तो आपके यहां कोई था जिसने कहा कि मेरे आंखों में आंसू आ गए? हमने नहीं सुना कि राजीव गांधी के लिए किसी की आंखों में आंसू आए हो। इनके यहां, हमारे यहां तो लोग रोए थे। इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ, हमने नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो अटल जी को छोड़कर किसी ने कहा हो कि हमारे आंखों में आंसू आ गए। इंदिरा जी से हमारा विरोध था, लेकिन जिस तरह से बर्बरियत से इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ, हमारी आंखों में आंसू आ गए। इंसान में कब आंसू आते हैं, परिप्रेक्ष्य समझा करें, तो कुछ होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ गौरव भाटिया नहीं कह रहे, बीजेपी नहीं कह रही, योगी आदित्यनाथ नहीं कह रहे, केशव मौर्य ये नहीं कह रहे, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। आनंद शर्मा ने बोला आईएसएफ के साथ समझौता सिलेक्टिविज्म है। मतलब आपने उनका ट्वीट देखा होगा, देखिए, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सुना होगा। सुना है, कुछ फैसला हुआ है, हो सकता है मैं उस फैसले से सहमत ना हूं, हो सकता है। आप है कि नहीं है? अगर मैं नहीं जानता, देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ समझौता होता तो मैं उस पर बोलता। मैं बंगाल में यहां बैठे बैठे बोलूं तो वो सही नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी तो है कि हम अगर सहमत नहीं है तो अपनी बात तो कहते हैं। तो आनंद भाई से मैं इतना ही कहूंगा, तुम तो बोल रहे हो खुलकर, तो फिर क्यों कह रहे हो कि डेमोक्रेसी नहीं है? खुल के बोल रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? तुम अभी यहां पर मेरे साथ कमेटी में हैं, वो फॉरेन अफेयर्स कमेटी में मेरे साथ हैं, और वो खुलेआम बोल रहे हैं वो बात जो साधारणता लगती है कि वो पार्टी के निर्णय के विरोध में है, तब भी डेमोक्रेसी है बोल रहे हैं। माफ करिए, ये मैंने बीजेपी में नहीं देखा किसी को ये कहते हुए कि मैं बहुत जानता हूं लेकिन मोदी ये गलत कर रहे हैं। या तो मोदी भगवान हैं, कभी कुछ गलत करते ही नहीं है, या फिर कभी कोई कहता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। इस पार्टी में रहना है। हाँ जी, आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं, जैसे राहुल गांधी कहते हैं हर बार? नहीं, देखिए, जो राहुल जी कहते हैं वो राहुल जी कहते हैं। मुझसे आप ये पूछिए कि आप इसको विस्तार से बताइए कि चीन के साथ जो आप राहुल जी को डिफेंड नहीं करना चाहते? नहीं, मुझे राहुल जी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे नेता हैं भाई जी। मैं तो राहुल गांधी मुझे डिफेंड करेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ गलत बोल जाऊं तो उसको डिफेंड मुझे राहुल जी से अपने आप को कराना पड़ेगा। और एक दफा मैं अपने आप को मैं इसको गौरवशाली अपने आप को समझता हूं कि एक बार मैंने कुछ बात अलीगढ़ में कही थी, इस संदर्भ में कही थी कि हमारे इतिहास में क्या कुछ नहीं हुआ है, और इसलिए मैंने कहा था कि हम पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसको तोड़ मरोड़ के अखबार में लिखा गया कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि मेरे हाथ पर खून है मुसलमानों का, ऐसे लिख दिया गया। मैं क्यों कहूंगा कि मेरे हाथ पर खून है? मेरे कपड़ों पर खून है, मैंने कहा था, मेरे हाथ पे नहीं। लेकिन बहरहाल ऐसा कह दिया। मुझे गर्व इस बात का है कि खुले मैदान में हजारों की संख्या के ऊपर राहुल गांधी ने खड़े होकर ये कहा था। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि सलमान जो कह रहे हैं उनको कहने का अधिकार है, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा।
ये उन्होंने कहा था। मैं जब उनके पास गया तो मैंने कहा, राहुल जी, कोई नेता ऐसी बात कहता नहीं है, आपने क्यों कह दिया? तो मुस्कुराए और कहा कि कभी कभी ऐसी बात कहनी पड़ती है, लेकिन सलमान, ये बातें हम लोग कह जाते हैं, मैं भी कह जाता हूं, और फिर उसका बतंगड़ बन जाता है, बड़ी मुसीबत होती है। फिर कोई इलेक्शन लड़ने वाला कहता है कि साहब मेरा इलेक्शन बिगड़ जाएगा, तो हमको थोड़ा सा समझदारी से कहना चाहिए। ठीक है। गौरव, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास फ्रेंचाइजी है हिंदुत्व की, और उनको लगता है कि बाकी सब तो विरोधी है, अखिलेश यादव विरोधी है, सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी विरोधी है, ममता बनर्जी विरोधी है, सब विरोधी है, अगर कोई पक्षधार है तो वो गौरव भाटिया और उनकी पार्टी है? देखिए, सबसे पहले तो आपने हिंदुत्व पे पूछा। हिंदुत्व संभालेगा भारतीय जनता पार्टी की सोच को, हर हिंदू की सोच को। इतना विराट है, इतना बड़ा है, और हमारे पास कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। लेकिन मन में एक सवाल आता है, जरूर पूछ लेता हूं, ऐसा क्यों हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान भी दे देते हैं भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन एक और पार्टी है अपने आप को सेक्युलर बताती है और कहती है भगवान राम काल्पनिक है। भगवान राम काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? किसने रोका था अखिलेश यादव को कि जब वो मौलानाओं को भत्ता दे रहे थे तो पुजारियों को भी भत्ता दे देते? जो अरदास पढ़ते हैं सिख, उनको भी भत्ता दे देते। एक अच्छा उदाहरण जाता। तो इसलिए किसी की भपौती नहीं है, लेकिन हां, हिंदू अस्मिता के लिए अगर कोई पार्टी खड़ी रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और हम आगे भी खड़े रहेंगे। सलमान जी ने कहा कि आंसू नहीं आएंगे, तो पहले तो अर्ज कर दूं, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। अगर आंखें नम नहीं हुई, पुलवामा का हमला हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 40 ताबूतों के सामने खड़े थे, बहुत सी आंखें नम थी, कुछ ने आंसू रोक लिए थे, लेकिन वो 40 ताबूतों का जो बोझ था ना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। और तब कह दिया जाए कि मोदी जी डरे हुए हैं होम ग्रोन टेररिज्म, क्योंकि चीन की भी बात करी तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो घुस के ठोका पाकिस्तान को, और चीन की हैसियत नहीं कि भारत की तरफ गलत आंखों से देख ले। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमारी वीर सेना है, हम पाकिस्तान और चीन को एक साथ जवाब देना जानते हैं, यह हमारी मजबूती है। एक सवाल है, एक राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है, मैं चाहता हूं गौरव भाटिया इस पर आप अपनी राय दें। आरएसएस ने अपने स्कूलों के जरिए हमला शुरू किया है, जैसे पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामवादी अपने मदरसों का इस्तेमाल करते हैं, काफी कुछ उसी तरह से आरएसएस अपने स्कूलों में एक खास तरह की दुनिया दिखाता है। कोई ये नहीं पूछता कि आरएसएस का पैसा कहां से आता है, ये सैकड़ों रुपए उन्हें कहां से मिलते हैं हजारों स्कूल चलाने के लिए। यानी ये बड़ा आरोप है, पाकिस्तान के कट्टरपंथी स्कूलों से आरएसएस के शिशु मंदिर की तुलना की गई है। गौरव भाटिया, देखिए, आरएसएस के बारे में मैं यही कहूंगा, आत्मसमर्पण की भावना से, जिसने देश से कुछ लिया नहीं है, सिर्फ दिया है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आपदा आई हो तो सेवा करना हो, उसकी तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर देना अपने आप में देश का अपमान है, केवल आरएसएस का नहीं। सलमान जी, एक सवाल निश्चित तौर पर अगर मैं नहीं पूछूंगा तो ये नाइंसाफी होगी दर्शकों के साथ भी। कांग्रेस की स्थिति, जिस स्थिति में आज की तारीख में कांग्रेस है, G23 अलग राग अलाप रहा है, ग्रुप 23 जिसको नाम दिया गया है, लगातार आप देख रहे हैं गुजरात में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस लगातार स्ट्रगल कर रही है, अभी पौंडीचेरी में सरकार थी वो चली गई हाथ से। क्या कहना चाहते हैं इन हालातों पर आप? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए समझ में नहीं आता कि अगर मेरे पास अगर जवाब ये होता कि हम पार्टी की स्थिति में कैसे परिवर्तन लाएंगे और पार्टी कभी जिस उरूज पर थी वैसे हम कैसे ले जाएंगे, अगर मेरे पास ऐसा जवाब होता तो मैं यहां क्यों बैठा होता? मैं वहां पर लोगों को बता रहा होता हमें ये करना है। लेकिन आपने जो कहा है उसमें क्या कुंठा है या उसमें एक खुशी है, हर्ष है कि ये कह रहे हैं कि एक डुबकी लगा रहे हैं, एक दूसरी जगह जा रही हैं, एक्सेट्रा। तो इन्हें क्या तकलीफ है? अगर इनके हालात अच्छे हैं उनकी वजह से तो उन्हें रहने दें, इनको क्या तकलीफ है?
इनको इतनी मार्मिक, इनकी ऐसी मार्मिक सोच है कि हम कांग्रेस का शुद्धिकरण करेंगे, हम कांग्रेस को एक अच्छा नेता देंगे। अगर ये बात मैं भी मान लेता तो मैं इनसे अभी नंबर मांग के कहता कि शाम को चलो बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेशन में इतना ही समय है गौरव भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर आपने एक बयान दिया था जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। अब तो टीके लगने लग गए हैं, तो अब आप लगवाएंगे? बहुत देर से लगवाया, ये टीका पहले लगवा लेना चाहिए था, जब ट्रायल थर्ड नहीं हुआ था तभी। अब आप लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए गरीबों को फ्री कब लगवाएगी। बिहार में तो लग रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में फ्री टीका कब लगना शुरू हो जाएगा और हमारे गरीबों को कब टीका लगेगा। न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में दूल्हा दुल्हन फेरों के दौरान डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर शायद आप भी भैंस के बारे में अपनी राय बदल देंगे। न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं।
कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए। आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। क्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे मुद्दे तमाम। माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आपका अभिनंदन है। तो तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है अखिलेश भाई कि लोग आपको कितना सुनना चाहते हैं। अखिलेश जी, इस सत्र का नाम हमने रखा है साइकिल की सवारी किस पर भारी। 4 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। और जो आपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है, आज के समय पर इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, इसी तरह अगर डीजल पेट्रोल बढ़ता गया तो लोगों को साइकिल पे ही भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए आपके टॉपिक के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी चलिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये जो कॉन्फिडेंस आपका आ रहा है, आप कह रहे हैं 22 में बाईसाइकिल, ये जो नया स्लोगन है, ये कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव को आ कहां से रहा है? पिछले 4 साल में और 5 बजट में ये देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है कि आखिरकार जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का था, वो संकल्प पत्र पे काम क्यों नहीं हुआ। कोई भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट होता जी कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इनका कोई क्लियर विजन होता, तो उससे महसूस होता है कि हां 4 साल में अगर ये काम पूरे कर लिए तो आने वाले समय में ऐसे काम होंगे। लेकिन पिछले 4 साल से ये देखने को मिला है कि सरकार ने समाजवादी पार्टी के जो काम हैं उनका शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है। अब तो ये स्तर आ गया सरकार का कि एमओयू भी कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं जी, और मैं अगर जानना चाहूं जी कि आपका नाम क्या है और आपके नाम का मतलब क्या है, तो आपके नाम का जो मतलब होगा, अगर उस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में काम करने लगेंगे तो हो सकता है सरकार आप पे झूठे मुकदमे लगा दे और जेल भेज दे। अच्छा, मेरे नाम का मतलब तो मीठा बोलने वाला है। और अगर आप मीठा बोले जी और सरकार को पसंद नहीं आया जी, तो सोचिए सरकार क्या करेगी यहां पर। और फिर जी, कि आप जिस नाम से उत्तर प्रदेश में आए हो जी, ये जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश और लखनऊ से जाएं तो वो नाम वही का वही बना रहे आपका। अच्छा, तो आप नाम वाली पॉलिटिक्स पर भी आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये सरकार पिछले कई दिनों से और कई वर्षों से केवल नाम बदल रही है। आपका ये आरोप है कि ये सिर्फ नाम बदलते हैं, फीता काटते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक बात है, पर देखिए कुछ आंकड़े हैं। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ऊपर आया है,
आपको भी खुशी होगी, आप भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन सी संस्था है जो ये कर रही है, मैं संस्था पे सवाल नहीं उठाता हूं जी, लेकिन उत्तर प्रदेश पढ़ाई के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो प्राइमरी का है, वो सरकार का ही डेटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में सरकार अपने आंकड़े बता सकती है, लेकिन जो आंकड़े बता रहा है आपके सरकारी आंकड़े, उसमें नीचे है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पता नहीं कहां से नंबर इनका एक आ गया। और यकीन से मैं कह सकता हूं कि 4 लाख से ज्यादा का एमओयू साइन हुए। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है तो जमीन पर वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं उतरे? लेकिन आप हेल्थ की बात करते हैं, अभी कोरोना का वक्त गया, वाकई पूरे मानव जाति के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था। WHO ने भी यूपी सरकार की तारीफ करी। क्या आपको लगता है कि कोविड मैनेजमेंट अच्छा रहा? क्योंकि लगातार आप सवाल खड़े करते रहे हैं। फिर WHO पे मैं सवाल नहीं उठाऊंगा जी। इसी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में सैंपल जा रहे थे, बंदर सैंपल ले गया, किसको नहीं पता? क्या ये बात WHO को पता है? इसी तरह क्वारंटीन सेंटर में एक गरीब बच्चे को रखा गया, सांप ने काट लिया, वो मर गया, क्या ये WHO को पता है? और उस कोविड के दौरान न जाने कितना मजदूर महाराष्ट्र से, गुजरात से पैदल चल करके आया और चलते चलते लोगों की जान चली गई, 90 लोगों की जान गई है, किसी की मदद सरकार ने नहीं की। तो कैसे हैंडल किया उन्होंने, किस तरीके से लॉकडाउन किया? देखिए, मैंने योगी आदित्यनाथ का सदन में भाषण सुना तो उन्होंने बोला लॉकडाउन में जो मजदूर आए वो वापस नहीं गए, उनको रोजगार यही मिल गया, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और वो हमने कर दिखाया और इसी वजह से उपचुनावों में हमारी जीत हुई। उपचुनावों में जिस तरीके से जीत हुई वो जीत बीजेपी की नहीं थी, वो सरकारी जीत और प्रशासन की जीत थी। आपने एम्बुलेंस लगा दी बाहर, बड़ा आरोप लगा, एम्बुलेंस लगा दी बाहर, कहा कि अगर वोट डालने गए तो समझ लो कोविड में तुम्हें एम्बुलेंस में बैठा करके अस्पताल पहुंचा देंगे, आपका टेम्परेचर नापेंगे, सीधे अस्पताल ले जाएंगे आपको। ऐसे तो चुनाव जीते ही हैं। तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन की जीत थी, वो योगी आदित्यनाथ की जीत नहीं थी, पूरी सरकारी जीत थी, सरकारी जीत थी। ऐसा क्यों है अखिलेश जी, जब भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है तब ईवीएम पे सवाल होता है, सरकारी जीत होता है, सीबीआई ईडी की जीत होती है, और जब भी विपक्ष जीतता है तो वो उनकी जीत होती है, ऐसा क्यों? क्यों ना हो? अभी बैलेट से चुनाव हुआ, जहां बनारस में लाखों से हारे थे वहां बैलेट ने ईवीएम को हरा दिया, क्यों नहीं सवाल उठे? पर आखिर क्या नाराजगी है? ऑप्शन रख दीजिए आप दोनों कि लोग बैलेट से वोट डालना चाहते हैं कि ईवीएम से वोट डालना चाहते हैं। 2022 का चुनाव बैलेट से हो? क्यों नहीं? आज मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, मैं चुनाव जीत भी जाऊं जी, उसके बाद भी मैं चाहता हूं कि वोट बैलेट से पड़ना चाहिए। चलिए, अब मैं एक ऐसे विवाद पर आता हूं जिसकी चर्चा पूरे देश में है। आपने अभी भी लाल टोपी लगा रखी है, जो हमने आपकी तस्वीर लगाई है वो भी लाल टोपी वाली है। आजकल उत्तर प्रदेश में टोपी की चर्चा बहुत है, मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के छोटे बड़े नेता सब टोपी की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके बहस मुद्दों पे नहीं करना चाहती। ये लेट डाउन स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, इस सरकार का भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो क्या एक्सप्रेस वे के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके तहत बना रहे हैं? क्या जनता जो चलेगी उस पर, क्या उसकी सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के तहत ख्याल रखा गया है कि नहीं रखा गया है? मैं ये जानना चाहता हूं, या सरकार बताए ये बात। इसीलिए क्योंकि सरकार इस पर बहस नहीं करना चाहती है तो वो कहती है लाल टोपी वाले, ये लाल टोपी वाले वैसे हैं। मैं आपसे कहता हूं जी, और मैं तो जनता से कहूंगा, जो सुन रहा हो, जो देख रहा हो, एक हमारी तस्वीर रख दें जी, एक जिन्होंने लाल टोपी के बारे में कहा उनकी तस्वीर रख दें, और जो बच्चे ने कहा था वो अपने घर में पूछ लें कौन कैसा लगता है। मैंने कभी ये नहीं कहा होगा कि काले दिल वालों की काली टोपी। वो कह रहे विधानसभा में टोपी लगा के आ जाते हैं ये लोग, तो ये क्या बात है? विधानसभा, लोकसभा में ये हमारी पॉलिटिकल ड्रेस है, ये हमारा मैसेज है। ये लाल टोपी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के तमाम लोगों ने पहनी है, नेताजी पहनते थे, हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स पहनते हैं। आप रंग के बारे में कहना चाहते हैं कि लाल रंग, और लाल रंग ये क्यों नहीं समझते हैं? लाल रंग हमारे इमोशंस का रंग है। अगर हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है,
दुखी होते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है, और इससे वाइब्रेंट कलर कोई नहीं है जो दूर से दिखाई देता है। योगी जी को ड्रामा और कंपनी, मैं ये कहना चाहता हूं जी, लेकिन योगी जी ने बोला ये ड्रामा कंपनी की तरह हो जाता है। देखिए, अगर वेशभूषा देखें, क्योंकि वो योगी हैं, जी, वो योगी हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप सोचो ना, आज हर चीज अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में। कौन ड्रामेबाज है सब जानते हैं। अब कोई छोटा ड्रामेबाज है, कोई बड़ा ड्रामेबाज है। तो आप किसको छोटा ड्रामेबाज और किसको बड़ा ड्रामेबाज मानते हैं? ये मैं नहीं कहूंगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन हम भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कई आतंकवादी तो मुख्यमंत्री भी बन गए। अब नहीं, ये भाषा सही थी? हालांकि जो ये आतंकवादी शब्द आ गया होगा उन पर, शायद बीजेपी का शब्द है, वो उनके पास कैसे आ गए मैं जानकारी करूंगा। पर आपको ये लगता है शब्द कि बीजेपी का है? आपने क्योंकि सदन की भाषा की बात करी, हो क्या आपको सकता लगता है है वो- भाषा की मर्यादा सदन में होनी चाहिए? होनी चाहे चाहिए। चाहे संसद हो चाहे विधानसभाएं हो। हाँ, मर्यादा होनी चाहिए, और जो पार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं उसी का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हमारे लीडर ऑपोजिशन ने कुछ कहा है तो मैं जानकारी करूंगा जी, लेकिन ये आतंकवादी शब्द भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर किसान की बात आए तो उन्हें आतंकवादी कह देगी, नौजवान अपनी अधिकार और अपनी बात रखेंगे तो उन्हें आतंकवादी कह देंगे, समाजवादियों को तो न जाने कितनी बार आतंकवादी कहा है, और हमारे लिए क्या कहा कि मुख्यमंत्री आवाज में आतंकवादी जाते थे। तो मुख्यमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए कि कम से कम उस व्यक्ति को बदलें जिसको वो सबसे पहले शीशे में देखते हैं सुबह उठ करके। तो ये आप योगी जी के लिए कह रहे हैं? मुझे नहीं पता मैं किसको कह रहा हूं, इशारा तो आपको वही है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर वो बदलाव चाहते हैं जी, तो सबसे पहले बदलाव उस व्यक्ति के अंदर लाएं जो शीशे में सबसे पहले उन्हें दिखाई देता है सुबह। चलिए मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं, क्योंकि आपने दिल्ली की बात करी, आपने कांग्रेस से गठबंधन करके देख लिया, आपने बसपा के साथ मायावती जी के साथ गठबंधन करके देख लिया, 2022 में आप ऐलान कर चुके हैं ये चुनाव मैं अपने बूते पर लड़ूंगा, सपा अपने बूते पर जाएगी। जो गठबंधन का अनुभव था जी, बहुत अनुभव ले लिया। छोटे दलों के लिए गुंजाइश रहेगी, छोटे दलों को जोड़ा जाएगा, और समाजवादी पार्टी सभी छोटे दलों को कोशिश करेगी साथ लेकर के चले। अखिलेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आपके जो चाचा है शिवपाल यादव, उनके साथ गठबंधन होगा? क्योंकि वो ओवैसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका आपके साथ गठबंधन हो जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो चाचा भी हैं जी, और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। जी, चाचा वाला हिस्सा अलग रख लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी को मैंने कहा है कि हर छोटी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे लिए गठबंधन का रास्ता खुला है। असाउद्दीन ओवैसी के बारे में आपके थॉट्स क्या हैं? क्योंकि अगर वो यूपी में इस बार आएंगे, ऐसी उम्मीद लग रही है, उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है आपको उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा? क्योंकि यहां आप उनको साथ लेके चलना चाहेंगे। जब वो पहली बार चुन करके आए थे वो हमारे बगल में बैठते थे जी, तब तो अच्छे लगते थे, तब तो ठीक विचार थे। अब विचार किससे मिल गए ये बड़ा सवाल है। जहां तक समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी ने सभी छोटे दलों के लिए रास्ता खोला हुआ है। ओवैसी के लिए रास्ता खुला है। समाजवादी पार्टी ने जो हमारी विचारधारा, जो हमारे कार्यक्रम, जो हमारी योजनाएं और फैसलों के साथ आना चाहेगा जी, उस पर पार्टी विचार करेगी। जी, अगला सवाल आपके 2017 के अलायंस पार्टनर के बारे में, वो है कांग्रेस। प्रियंका वाड्रा इन दिनों बहुत एक्टिव है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो कह रही है पूरे दम से कि इस बारी कांग्रेस की सरकार मैं बनवा दूंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप उसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के ही रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अगला पॉइंट मेरा ये है इसी बारे में, प्रियंका वाड्रा जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रही हैं अपनी, और जिस तरह से प्रचार कर रही हैं, ऐसा पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि वो आपके वोट्स में बड़ी सेंधमारी कर सकती हैं। मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी मेहनत करे और काम करे। आपको लगता है मेहनत नहीं करती कांग्रेस पार्टी? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि और काम करें। नहीं, अभी मेहनत नहीं करती। नहीं, मैं ही कह रहा हूं कि और काम करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। हम किसी दल के बारे में कैसे तय कर सकते हैं
कि कोई दल क्या काम करेगा, कैसे मेहनत तो कर रही है गठबंधन प्रियंका करेगा। वाड्रा, आपको दिख ही रहा होगा, काफी जगह जा रही हैं, महापंचायतों में जा रही हैं, काफी जगह जा रही हैं, सवाल ये बड़े कि बड़े भाषण भी हो रहे हैं। किसान ये चाहता है और देश ये चाहता है, क्या भारतीय जनता पार्टी का वही रास्ता है जो कांग्रेस का रास्ता है? कांग्रेस का रास्ता भी तो वही था। अगर आज गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसका कारण किसकी वजह से है? जब मैं देखता हूं सिद्धांत से, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता है। यानी लड़ाई दोनों से बराबर है। जो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता जी। है वही कांग्रेस का रास्ता यानी था। लड़ाई दोनों से बराबर है, आप कह रहे हैं। और समाजवादियों का रास्ता बिल्कुल अलग है दोनों से। मैंने इसीलिए पहले कहा कि जो आज भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ज्यादा नकल कर रही है। मेरा अगला सवाल आजम खान के बारे में। उन्हें 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, वो जेल में है। कांग्रेस पार्टी भी अब उन पर डोरे डाल रही है कि वो उनको ज्वाइन करें या फिर उनको समर्थन दें। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी या और दलों ने जरूर प्रचार किया है, लेकिन जब सच्चाई आप देखेंगे और जानेंगे, दोनों दलों ने मिलकर के आदरणीय आजम खान साहब को फंसाया और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं। ये जो परंपरा लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हुई है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। अखिलेश यादव आजम खान के साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी और हम पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ जी। खड़ी है। और ये कागज और कानून की लड़ाई है और हमें भरोसा है न्यायालय पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ दिन पहले आए थे लखनऊ, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ करी। और अब तो योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से भी एक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनकी पॉलिटिकल डिमांड है कि वो भाषण दे वहां जाकर। देखिए, उन बंगाल- प्रदेशों में जा रहे हैं जहां पर भाषा ही दूसरी है। जी। और मुख्यमंत्री जी को कम से कम उत्तर प्रदेश का ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं बंगाल में। और कल क्या हुआ? एक बेटी जो न्याय के लिए निकली हाथरस थी, की बात कर रहे हैं। हाथरस में उसके पिता की हत्या हो गई। और इनका जो मीडिया तंत्र है, जो इनका सोशल मीडिया तंत्र है, उन्होंने कोशिश की कि हमारी तस्वीर फोटो लगा दीजिए उसमें। लेकिन सच्चाई क्या निकली? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी कह रही है वो आपका कार्यकर्ता था। मैं ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी वो तस्वीरें भी दिखा रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं, तो तस्वीर हमारे पास भी है, ले आए हैं आप तस्वीर हम लेके चलते हैं जी। और आप तस्वीर देखिए किसके साथ हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये सरकार फेक इनकाउंटर करती है। फेक इनकाउंटर करती है ना। मैं तो नहीं कह सकता कि इनकाउंटर कर दो आप। मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं कि मैं इनकाउंटर कर दूंगा, लेकिन हम नहीं कह सकते। अपराधियों को ही एनकाउंटर कर रहे हैं, तो अब इससे बड़ा अपराधी कौन मिलेगा? क्या आप ममता बनर्जी के लिए प्रचार में जाएंगे बंगाल के अंदर? क्योंकि इस समय देश की राजनीति में बंगाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माना जा रहा है 2021 में बंगाल और 2022 में उत्तर प्रदेश, ये 2 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी कुछ दिन पहले मेरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से बात हुई थी जी। और समाजवादी पार्टी ने और हमारी पार्टी के नेता किरण नंदा जी ने पूरा समर्थन उनके दल को दिया है। अगला सवाल, राहुल गांधी अभी केरल में थे तो उन्होंने उत्तर भारतीयों को लेकर एक टिप्पणी करी। अखिलेश यादव बतौर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उसको कैसे देखते हैं? मैंने न देखा न सुना। मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो सतही नहीं होते, जबकि उत्तर जहां से वो पहले थे वहां पर लोग सतही तरह से काम और बात करते हैं। देखिए, जहां तक उनका किस माहौल में, किन परिस्थितियों में काम, मुझे कुछ से कोई खास असर नहीं पड़ता है जी। लेकिन जहां तक सवाल ये इस बात का है कि भारत के लोग बहुत समझदार हैं जी। और इस बार देखिएगा जब वोट पड़ेगा, महंगाई के लेकर के कितनी समझदारी से वोट डालेंगे। जी। आपको सवाल ये पूछना चाहिए, अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहिए जी। कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा है। आप तो राम मंदिर के चंदे में भी भ्रष्टाचार देख रहे हैं। आप कह रहे चंदा जीवी हैं ये लोग। अपने सदन में बोली इस बात को, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने समाजवादी- आंदोलन जीवी का जिक्र किया। आंदोलन से उनकी पार्टी के लोग भी निकले हैं और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहिए कि वो आंदोलनों के बारे में क्या कहते थे। क्या वो आंदोलन नहीं करते थे? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें उन शब्दों से नहीं कहा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकती है इन बातों को? और जहां तक चंदा का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने और मैंने कहा है
कि हम दक्षिणा देकर के जाएंगे। चंदा शब्द हमारी मैथोलॉजी में नहीं रहा, हिंदू परंपराओं में कहीं चंदा शब्द नहीं है पूजा के कामों को लेकर के। क्या आपको लगता है कि 2022 में राम मंदिर भी लगभग बनके तैयार होगा? वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी निश्चित तौर पर। जहां तक मंदिर का सवाल है, भगवान राम का सवाल है, भगवान राम सबके हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। और जैसे राम हमारे लिए, वैसे ही हमारे भगवान कृष्ण, और ये सभी अवतार हैं भगवान विष्णु के। तो भगवान में कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा कि नहीं जाएगा। राकेश टिकैत के बारे में अखिलेश यादव क्या सोचते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस पूरे किसान आंदोलन में बहुत बड़े नेता बनके उभर रहे हैं, जिस तरह से पूरी जाट लैंड के अंदर। मुझे क्या आपको लगता है कि एक नया जाट नेता खड़ा हो गया है? देखिए, राकेश टिकैत जी कोई आज के नेता नहीं है। और जब मैंने उनसे बात की थी फोन पे, यही कहा, मैंने कहा जी कि आप बहादुर पिता के बहादुर बेटे हैं। तो राकेश टिकैत और उनके पिताजी का आंदोलन और उनका लगातार संघर्ष किसानों के बारे में सब जानते हैं। उनकी पॉलिटिकल क्या होगा आने वाले समय में मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए मैंने इस सवाल पूछा। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के सवाल पर आंदोलन और लड़ाई लड़ती रहेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर आपने एक बयान दिया था जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। अब तो टीके लगने लग गए हैं, तो अब आप लगवाएंगे? बहुत देर से लगवाया, ये टीका पहले लगवा लेना चाहिए था, जब ट्रायल थर्ड नहीं हुआ था तभी। अब आप लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए गरीबों को फ्री कब लगवाएगी। बिहार में तो लग रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में फ्री टीका कब लगना शुरू हो जाएगा और हमारे गरीबों को कब टीका लगेगा। आप लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, पूरे गरीबों को फ्री टीका लगाने का काम करेगा और हम भी फ्री लगवाएंगे। अच्छा, अब आप वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? मैंने आपसे कहा कि फ्री समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम फ्री वैक्सीन लगवाएंगे और खुद लगाएंगे। आप भी तभी लगवाएंगे, यानी जब फ्री में लगेगी वैक्सीन? बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव। आपने 2022 पे भी बात करी, मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पे भी बात करी और बंगाल पे भी बात करी।